वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, यानी कि राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन के बारे में। राजस्थान के पूर्वी मैदान से लगभग एग्जाम में हम बात करें तो कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन ही यहाँ से बनते हैं और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो रिवर्स से रिलेटेड बनते हैं। तो वैसे तो इस टॉपिक को हम रिवर्स में बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बाकी यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो यदा कदा एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको यहाँ क्लियर करेंगे। क्रिस्प एंड शॉर्ट इस वीडियो को रखेंगे। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के, इससे पहले हम मरुस्थलीय प्रदेश को कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अलावा अरावली प्रदेश को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस मिस कर दी थी तो आप उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में राजस्थान ज्योग्राफी का फोल्डर बना हुआ है, वहां पे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप उनको देख लीजिएगा। आगे आज हम पूर्वी मैदानी प्रदेश चालू कर रहे हैं। अगर हम बात करें ये सारी चीजें तो वैसे हमने एक बार चर्चा कर ली थी पहले, बट फिर भी एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% है और यहाँ पर राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि ये राजस्थान का सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो 4 भौतिक विभाग पढ़े थे हमने। पहला था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद दूसरा था अरावली प्रदेश, तीसरा था पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे ज्यादा सघन बसा हुआ इनमें से कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मृदा मिलती है नदियों के द्वारा लाई हुई और इसकी वजह से यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ अच्छी खेती हो सकती है, पानी है नदियों का, इसलिए यहाँ पे जो है जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। तो राजस्थान की 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस क्षेत्र की तो ये क्षेत्र भी तैतीस सागर के अवशेष से बना हुआ माना जाता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो भी तैतीस सागर का अवशेष है और अगर हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश तो ये भी तैतीस सागर का अवशेष है। तो क्या वजह है कि मरुस्थलीय प्रदेश में तो हमें बालू मृदा मिल रही है और यहाँ पे जलोढ़ मृदा मिल रही है और वहां पे जो है शुष्कता ज्यादा है और यहाँ पे उपजाऊ मृदा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो नदियां बहती हैं उन नदियों ने अपनी जलोढ़ मृदाओं को यहाँ पर बिछाया है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है वो उपजाऊ हो गया है और यहाँ की मृदा भी बदल गई है। यहाँ पर जो नदियां हैं चंबल, उसकी सहायक नदियां, अभी हम देखेंगे इसका विभाजन कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की। तो उन्होंने जो है यहाँ पर जलोढ़ मृदा बिछाई है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? नदियां जिस भी चट्टान के ऊपर से बहती है उसमें तोड़फोड़ करती हैं, उसको काटती हैं और उस मलबे को अपने साथ लेकर ढोती रहती हैं। तो वो मलबा जो है टूट फूट कर बजरी के रूप में बदल जाता है और जब नदी का पानी जहां जहां भी जाता है वो बजरी बिछती हुई चलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। कभी जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसका पानी बाहर छलक जाता है और वो जलोढ़ मृदा दूर तक भी पहुंच जाती है, जिसे हम पुराना जलोढ़ बोलते हैं या नवीन जलोढ़ बोलते हैं। पुराना जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं, जैसे हमने देखा था राजस्थान बांगर, और दूसरा नवीन मृदा जिसे हम कहते हैं खादर, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तैतीस सागर का अवशेष होते हुए भी अगर हम बात करें यहाँ की मृदा अलग है, यहाँ की जो मृदा की प्रोफाइल्स है वो अलग है और ये जगह जो है उपजाऊ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है उसका विस्तृत भाग है, उसका विस्तारित भाग माना जाता है। तो एग्जाम में दोनों तरीके से पूछा जाता है, तैतीस सागर का अवशेष है, साथ ही ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का ही भाग माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये उपजाऊ क्षेत्र है। और अगर हम बात करें पूरे राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों की, तो जैसा कि हमने 4 भौतिक विभाग बनाए थे, ये हो गया इसके पूर्व पश्चिम वाला उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये हो गया अरावली प्रदेश, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है, ईस्टर्न प्लेन। अगर हम बात करें इन सारों की तो इनमें सबसे पुराना है अरावली, ओल्डेस्ट पहले नंबर पे, क्योंकि ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, क्योंकि ये किसका भाग है? ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन गोंडवाना लैंड पे जब दक्कन का पठार बना था ये उसका भाग है। तो दक्कन का पठार हम बात करें तो तृतीयक युग में या टर्शियरी पीरियड में बना था, तो ये उसका हिस्सा है। आगे हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये दोनों तैतीस सागर के अवशेष हैं, जिनमें से मरुस्थलीय प्रदेश ज्यादा पुराना है और पूर्वी मैदानी प्रदेश ज्यादा नया है। क्यों? क्योंकि ये तो नदियों के द्वारा अभी भी मृदा बिछाई जा रही है, तो उससे बनने वाला प्रदेश है। तो सबसे नवीनतम प्रदेश कौन सा है राजस्थान का? वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। सबसे पुराना कौन सा है? अरावली प्रदेश है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पुराना है अरावली और सबसे नवीन है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इनका क्रम पूछ ले तो सबसे
पहले अरावली, दूसरे नंबर पे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरे नंबर पे मरुस्थलीय प्रदेश और चौथे नंबर पे पूर्वी मैदानी प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहां अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियां आकर मिल जाती हैं। विंध्याचल की पहाड़ियां कहां पर है? लगभग इस क्षेत्र में इस प्रकार से पाई जाती हैं जहां से राजस्थान में अधिकांश नदियां दक्षिण से आने वाली प्रवेश करती हैं, जैसे चंबल हो गई, काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई। ये सारी नदियां कहां से आ रही है? विंध्याचल पर्वत से आ रही हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड, और ये है अरावली। तो जो ये क्षेत्र है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये इन दोनों के बीच में स्थित है। किस किस के बीच में? अरावली के और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। इसलिए जो है यहाँ पाई जाने वाली झीलों का जो पानी है वो खारा ना होकर मीठा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं विंध्याचल से आने वाली, अरावली से आने वाली, और यहाँ पे जो है नई प्रकार की मिट्टी का जमाव कर दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलुवियल सॉइल, या हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो यहाँ की जो झीलें हैं वो मीठी झीलें हैं, खारी नहीं है। जबकि हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की झीलें देखी थी, वो अधिकांशतः कैसी थी? खारी झीलें थी। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ये जो मैदानी प्रदेश है, ये अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बीच में बेसिन की आकृति में फैला हुआ है, यानी कि थोड़ा सा गड्ढे नुमा है। अगर हम गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की भी बात करें तो वो बेसिकली जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है और हिमालय है उसके बीच में गड्ढे के रूप में है। कैसे? जैसे अगर आप देखोगे, ये है हिमालय और ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और ये पठार, तो ये गर्त है बेसिकली। इस गर्त पे जो नदियां हैं, नदियों ने अपना जलोढ़ बिछा दिया है और ये गड्ढा जो है भर गया है। इसी तरीके से ये जो राजस्थान के अंदर हमारे इधर क्या है? अरावली है ना, ये ऊंचा क्षेत्र है अरावली वाला इस तरीके से, और इधर की सब तरफ नीचे है पठारी प्रदेश। तो इनके बीच में ये गड्ढे में जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है बसा हुआ है। इसीलिए ये क्या है? बेसिकली बेसिन के समान है ना, एक बेसिन के समान है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से यहाँ से घुमा के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो पूछा जाता है कई बार किस प्रक्रिया से हुआ है। तो ये बना है निक्षेपण के कारण। किसके कारण? निक्षेपण के कारण, या इंग्लिश में बोले तो डिपोजिशन के कारण बना है। कैसे? कि यहाँ से अरावली से आने वाली नदियां अपना जल गिराती हैं इसके अंदर और क्या करती हैं? अपना जलोढ़ बिछा देती हैं, है ना। नीचे से विंध्याचल से आने वाली नदियां अपना जलोढ़ बिछा देती हैं। तो ये जो है जलोढ़ के निक्षेपण के कारण बना है, डिपोजिशन के कारण बना हुआ है। तो किस प्रक्रिया से बना हुआ है? निक्षेपण। 3 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है अपक्षय। कोई भी चट्टान अगर अपनी जगह पर पड़ी पड़ी टूट जाए, जैसे मान लो उसके अंदर क्रैक पड़ गया, है ना, या उसके टुकड़े हो गए, है ना, तो वो क्या होगा? अपक्षय होगा। वेदरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपक्षय, यानी कि वेदरिंग। 3 भाग होते हैं। अपक्षय, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेदरिंग। दूसरा होता है अपर्दन, यानी कि इरोजन। जब ये टूटा फूटा जो मलबा होता है, जो अपक्षय के कारण टूट फूट गया होता है, ये अपने स्थान से हट जाता है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। और जहां पर जाता है, जहां पर जाकर जमा हो जाता है, वहां पे इसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण, यानी कि डिपोजिशन। इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है अनाच्छादन, यानी कि डेन्यूडेशन। ठीक है, तो 3 चीजें होती है इसके अंदर शामिल, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय का मतलब स्वस्थाने, यानी कि अपने ही स्थान पर टूट फूट होना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? अपक्षय। इसके अंदर होता है स्थानांतरण, यानी जो ये टूटा फूटा मलबा है ये अपनी जगह से हट जाता है। और इसके अंदर होता है जमाव, यानी जो टूटा फूटा मलबा होता है वो कहीं जाके जम जाता है। तो इसलिए जो है, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो निक्षेपण प्रक्रिया से बना हुआ स्थान है। आगे हम इसमें बात करें तो भौतिक विभाजन की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो माही का बेसिन जो सबसे दक्षिण में आता है, फिर आता है बनास बाणगंगा बेसिन। कई किताबें दोनों को एक ही मानती है, कई किताबें अलग अलग लिखती हैं। और तीसरा आ गया चंबल बेसिन जो दक्षिणी पूर्वी में पड़ता है। जैसे अगर हम इस नक्शे पर देखें तो यहाँ पे ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का अगर हम बात करें थोड़ा सा इस तरीके से आ जाता है ना, तो ये हो गया मध्य माही बेसिन। अगर हम बात करें
तो यह नीचे वाला जो क्षेत्र है इसका, ये क्षेत्र, ये क्या है, मध्य माही बेसिन, या जिसे जहां पे माही नदी बहती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। इसके ऊपर ये आ गया चंबल बेसिन, इधर साइड है चंबल बेसिन जहां चंबल नदी बह रही है। और इस पूरे क्षेत्र में राजसमंद से लेकर और हम बोल रहे हैं ऊपर तक, है ना, यहाँ पे बनास नदी बहती है एक तो मुख्य रूप से, और ऊपर की तरफ यहाँ पे नदी बहती है बाण गंगा, जिसे रुंडित सरिता भी कहते हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये बनास बाण गंगा का, ये चंबल का और ये माही नदी का क्षेत्र हो जाता है। तो 3 क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं या 4 क्षेत्रों में से हम बांट सकते हैं। अब एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले माही बेसिन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं कि प्रदेशों के नाम पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, देवलिया क्या है ना, या फिर आपसे पूछे काठल प्रदेश क्या है, वागड़ क्या है, बागवड़ क्या है, गोडवाड़ क्या है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हमने देखा था लूनी नदी के बेसिन को क्या बोलते हैं, गोडवाड़ बोलते हैं। इसी तरीके से माही नदी के बेसिन को वागड़ बोलते हैं, जहां वागड़ी बोली जाती है। तो देखते हैं जरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें माही बेसिन की, तो ये माही और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका क्षेत्र है। जैसे इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सोम और जाखम है, ठीक है, सोम और जाखम, जो कि बेणेश्वर में क्या बनाती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती हैं डूंगरपुर में, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। ये सारी चर्चाएं हम नदियों वाले चैप्टर में करेंगे। तो माही नदी की सहायक नदियां सोम और जाखम। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर जनरली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा सा उदयपुर, क्योंकि जैसे उदयपुर से सोम नदी आती है तो माही में आकर मिलती है सोम नदी, तो सोम जो नदी है तो उसकी वजह से उदयपुर, और भी कई सारी छोटी मोटी सहायक नदियां इधर से निकलती हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, ये 4 जिले माही बेसिन में शामिल हैं। इन जनरल उदयपुर को देखा जाए तो वो अरावली जिला कहलाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्सा नदियों के कारण उदयपुर का शामिल किया जाता है। इसके अंदर लाल मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी क्यों मिलती है, क्योंकि देखो ये दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है, डूंगरपुर है ना, प्रतापगढ़ क्या है, दक्षिणी अरावली है। और दक्षिणी अरावली में हमने देखा था ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। क्या है, ग्रेनाइट की चट्टानें। जब भी ग्रेनाइट की चट्टानों में जल अपर्दन होगा, यानी कि पानी मिल जाएगा, पानी के कारण चट्टानें टूटती हैं, तो लाल मिट्टी बनती है। क्यों, क्योंकि फेरस ऑक्साइड बन जाता है। लोहा होता है ग्रेनाइट की चट्टान में, और लोहे का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो कैसा हो जाता है, लाल रंग का। आपने देखा होगा लोहे पर जब जंग लग जाती है तो लाल रंग का हो जाता है। तो फेरस ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी बनती है ग्रेनाइट चट्टानों के क्षेत्र में। और यहाँ पर माही नदी का खूब सारा पानी है, ऊपर से दक्षिणी अरावली में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इस कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसके अंदर मक्का की खेती की जाती है। किसकी खेती करते हैं, मक्का की खेती इसमें करते हैं। आगे हम बात करें इससे जुड़े हुए कुछ शब्दों की, तो जैसे वागड़, वागड़ किसे कहते हैं, जहां वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो कहां बोली जाती है, मुख्य रूप से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ का, ठीक है। मुख्य रूप से क्या क्या है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है और कुछ हिस्सा इसमें प्रतापगढ़ का है, जहां वागड़ी बोलते हैं। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वागड़ बोलते हैं। इसके अलावा मेवल शहर है। मेवल किसे बोलते हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो शहर हैं उनके पीछे छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जिसे मेवल कहते हैं। यानी कि शहर की बात कर रहे हैं, जिले की बात नहीं कर रहे हैं। तो डूंगरपुर शहर और बांसवाड़ा शहर के बीच में क्या है, छोटी मोटी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, जिनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं। देवलिया किसे कहते हैं, तो प्रतापगढ़ को जो रियासत काल में देवलिया कहा जाता था, प्रतापगढ़ का पुराना नाम है देवलिया। तो एक शब्द है मेवल, एक है देवलिया। देवलिया प्रतापगढ़ और मेवल जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बीच में, ठीक है। और वागड़ हो गया इन तीनों का मिला के। एक है छप्पन का मैदान। तो माही नदी का जो मैदान है, इसके अंदर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में कुछ 56 नदी नाले देखने को मिलते हैं। इसलिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो माही नदी का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। कई बार माही नदी को भी माही नदी का जो बेसिन है इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। तो माही से जुड़ा हुआ शब्द है छप्पन का मैदान। तो माही नदी के निकटवर्ती 56 नदी नालों और गांवों के समूह के कारण इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। मुख्य रूप से तो इसके अंदर आते हैं बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कुछ हिस्सा इसके अंदर हम डूंगरपुर का भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्र है ये। और हम बात करें कांठल का क्षेत्र, तो कांठल बेसिकली किसे कहते हैं, माही नदी के क्षेत्र को कहते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ का पुराना नाम है। इन जनरल देखें तो कांठल क्या है, कांठल है प्रतापगढ़, ठीक। लेकिन जो कांठल क्षेत्र है इसका विस्तार भी हम ये मानते हैं माही नदी के क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में है। कांठल की गंगा कहा जाता है माही को।
कांठल क्षेत्र के कारण, ठीक है, कांठल की गंगा। आगे हम बात करें बनास बेसिन, तो बनास निकलती है राजसमंद में, है ना, खमनौर की पहाड़ियों से। तो यह मैदानी भाग बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आता है, जैसे बेड़च हो गई, है ना, ये सारी जो बनास की सहायक नदियां हैं उनके। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है, या लाल पीली मिट्टी मिलती है। लाल पीली मिट्टी क्यों मिल रही है, अगर ग्रेनाइट की चट्टानों में बहुत ही ज्यादा पानी हो, एक तो वो पानी हो तो लाल, और अगर बहुत ज्यादा पानी हो तो पीला हो जाता है उसका रंग। तो बनास वाले क्षेत्र में बहुत सारी नदियां हैं, बनास, बेड़च, बड़ी बड़ी नदियां हैं, और इसके कारण जो ग्रेनाइट है, राजसमंद में ग्रेनाइट की चट्टानें, तो वहां पे इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, कहीं लाल रहता है। तो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, और यहाँ किसकी खेती होती है, जौ और गेहूं की खेती की जाती है बनास बेसिन के अंतर्गत। अब इसके अंदर कुछ शब्द कौन कौन से, जैसे कुछ तो अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिए थे, खैराड़, माल खैराड़ और ऊपर माल। ऊपर माल मैंने आपको बताया था बिजौलिया और भैंसरौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र था। खैराड़ अपन ने चर्चा कर ली थी कि क्या था, टोंक और भीलवाड़ा के बिजौलिया के बीच का क्षेत्र था, और इन दोनों को जब हमने मिला दिया, यानी टोंक और चित्तौड़गढ़ के भैंसरौड़गढ़ के बीच का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है, वो माल खैराड़ कहलाता है। ऊपर माल और खैराड़ दोनों मिलके क्या बन गए, माल खैराड़ बन गए। तो पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है डाल दूंगी। फिर देखिए पिडमोंट का मैदान, तो जो बनास नदी का मैदान है उसे पिडमोंट का मैदान कहते हैं। पहले इस शब्द को समझते हैं कि पिडमोंट होता क्या है। मान लीजिए कोई भी पर्वत है ना, इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी इसके नीचे हिस्सा है, जैसे मान लो इसके नीचे पठार हो तो इसे क्या बोलेंगे, पिडमोंट का पठार, पिडमोंट प्लेटू। अगर इसके नीचे, इस पर्वत के नीचे अगर कोई मैदान हो तो इसे क्या बोलेंगे, पिडमोंट प्लेन बोलेंगे, जो है पर्वत पदीय मैदान। पिडमोंट का मतलब होता है पर्वत पदीय, यानी पर्वत के नीचे क्या है। तो हम बात करें बनास की, तो बनास नदी निकलती है राजसमंद से, और राजसमंद में इसने जो है अरावली को बहुत अच्छे से काट दिया है। दो ऐसी नदियां हैं जिन्होंने अरावली को बीचों बीच से काटा है, एक तो लूनी जिसने अजमेर में अरावली को काट दिया है, और दूसरी है बनास जिसने राजसमंद में अरावली को काट दिया है। तो इसने जो है इतना काटा है कि वो मैदानी क्षेत्र बन गया है, तो इसे क्या कहते हैं, बनास के मैदान को पिडमोंट मैदान कहते हैं। पूछ लिया जाता है पिडमोंट प्लेन, पिडमोंट का मैदान क्या है, तो राजसमंद के देवगढ़ के पूर्व दिशा में स्थित छोटी छोटी गुंबदाकार पहाड़ियों से युक्त क्षेत्र पिडमोंट का मैदान कहलाता है। बेसिकली बनास नदी का ये मैदान है, ठीक है, बनास नदी के मैदान को क्या कहते हैं, पिडमोंट का मैदान कहते हैं। इसने पूरी अरावली को काट दिया और छोटी छोटी बस पहाड़ियां बची हैं वहां पर, तो इसको क्या कहते हैं, पिडमोंट का मैदान कहते हैं। आगे हम चलिए तो बनास बेसिन को भी और भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मेवाड़ का मैदान और दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। क्योंकि जो बनास नदी है ये 6 जिलों में बहती है राजस्थान की, और 6 जिलों में बहती है तो आगे तो डांग क्षेत्र में चली जाती है और पीछे जो है अरावली के क्षेत्र में रहती है। तो दो अलग अलग क्षेत्रों में इसको हमने बांटा है, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ का जो मैदान है ये बेसिकली उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पे तो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, ग्रेनाइट की चट्टानों को भी इस नदी ने काट दिया है, और ग्रेनाइट की चट्टानें होने की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं लोग, तालाबों के द्वारा सिंचाई करते हैं। राजस्थान में पूछा जाता है कि सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ पर होती है, तो भीलवाड़ा में होती है। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई होती है। क्यों, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, ऊपर से बनास का पानी है, बनास चंबल की सहायक नदियों का, तो तालाबों में भर जाता है और वहां से सिंचाई होती है। तो तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, भीलवाड़ा में, पूछा जाता है कई बार, इस क्षेत्र में होती है। दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान, तो ये उसका बनास का आगे वाला क्षेत्र अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर की, तो हम कहाँ गए, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, जो पूरा जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र आ गया, इसके अंदर आ गए। अब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है तो यहाँ पर मिट्टी कैसी है, मिट्टी जो है पानी को अवशोषित कर लेती है, तो जो है जमीन के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में पानी है, तो कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की सुविधा दी गई है। अगर हम बात करें सर्वाधिक कुओं और नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है, तो जयपुर में होती है। सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई जयपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि पूछा जाता है कहाँ पे होती है। और इस क्षेत्र में जो बनास का क्षेत्र है, टोंक, सवाई माधोपुर वाला, यहाँ खस घास जो है उगाई जाती है। खस जो है एक सुगंधित घास है ना, खुशबूदार घास है, और इससे परफ्यूम बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है। इसके अलावा जो कूलर की टाटियां होती हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है। शरबत बनाया जाता है, खस का शरबत शायद आपने पिया हो, तो खस घास कहाँ पे होती है,
इसी क्षेत्र के अंदर होती है। तो दो भागों में से बांटा, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। आगे हम चले बाणगंगा बेसिन। तो बाणगंगा बेसिन का विस्तार कहाँ है? जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली जिलों में है। ठीक है, जयपुर से निकलती है बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से। तो जयपुर, दौसा, अलवर और आगे जो है बाणगंगा कहाँ तक जाती है? भरतपुर तक जाती है। भरतपुर के केवलादेव में लुप्त होती है। तो उसके आसपास का क्षेत्र जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, इन क्षेत्रों में जो है बाणगंगा बेसिन है। बाणगंगा और गंभीर नदियों के द्वारा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का जमाव किया गया है और इन दोनों नदियों का संगम होता है केवलादेव के अंतर्गत। केवलादेव जो कि राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या कहा जाता है? घना पक्षी विहार भी कहते हैं। ठीक है, घना पक्षी विहार। ठीक है, कहां पर है? भरतपुर में है। और अगर हम बात करें राजस्थान की आर्द्र भूमियों के बारे में या रामसर साइट के बारे में, तो राजस्थान में 2 रामसर स्थल है। पहला तो है सांभर और दूसरा है केवलादेव। तो ये क्या है? एक रामसर साइट भी है। राजस्थान में 2 ही है, तो उनमें से एक जो है केवलादेव है, तो रामसर स्थल है। इसके अलावा केवलादेव काफी प्रसिद्ध है, मतलब केवलादेव जो है साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं, साइबेरियन क्रेन जो कि साइबेरिया यानी रूस से आते हैं भारत, हर सर्दियों में आते हैं, तो इसलिए खूब सारा टूरिज्म के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अगर रामसर साइट की बात करें तो ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में पूरे भारत की सिर्फ 2 ही झीलें शामिल हैं, 2 ही जगह शामिल है। तो केवलादेव, दूसरा मणिपुर में है लोकतक झील। तो सिर्फ 2 ही जगह, पूरे भारत की 2 जगह शामिल हैं, जिनमें से एक केवलादेव है। तो केवलादेव काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तो और डिटेल में अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो बाणगंगा बेसिन ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदानी भाग है। सबसे उपजाऊ क्यों है? माही नदी ग्रेनाइट के क्षेत्र में बह रही है, तो लाल मिट्टी है। फिर हम बात करें बनास की, तो बनास के 3 जिले जो हैं वो तो मेवाड़ वाले हैं। तो मेवाड़ी क्षेत्र वाले जो जिले हैं या मेवाड़ प्रदेश में जो बनास का बेसिन है वो ग्रेनाइट के क्षेत्र वाला है, तो लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो बाणगंगा बेसिन है तो वो ही बचता है जो सबसे उपजाऊ है। चंबल की बात करें तो चंबल ने बीहड़ बना दी है। तो सबसे उपजाऊ मैदानी भाग कौन सा है? बाणगंगा बेसिन का है। और यहाँ गेहूं और सरसों की खेती होती है। सरसों के लिए आपको पता ही है भरतपुर प्रसिद्ध है, भरतपुर में सबसे ज्यादा सरसों उगाई जाती है। आगे हम बात करें तो चंबल बेसिन, चंबल को डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नदियों में। अभी थोड़ा सा बेसिन के हिसाब से जान लेते हैं कि कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिले इसके अंदर आते हैं और इसे डांग के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर डाकू रहते हैं। डाकू क्यों रहते हैं? क्योंकि चंबल ने यहाँ बीहड़ बना दी है। बीहड़ क्या होता है कि उबड़ खाबड़ जमीन हो गई है ना। जैसे मान लो आपने शायद शोले पिक्चर देखी हो, तो बड़ी बड़ी ऐसे पहाड़ियां होती हैं, इन पहाड़ियों के बीच में ऐसे गली होती है, जैसे नदी ने इसको काट दिया होता है यहाँ से, तो यहाँ पे डाकू आराम से छुप जाते हैं, इनको बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, रेवाइंस बोलते हैं इंग्लिश में, और राजस्थान में इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डांग बोलते हैं। अगर हम बात करें तो कोटा 6 जिलों में बहती, चंबल 6 जिलों में बहती है, जिनमें से कोटा वाला जो जिला है, कोटा बूंदी, ये हाड़ौती के अंदर आता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। बाकी 4 जिले जो है चंबल बेसिन में माने जाते हैं। और यहाँ पे जो 5 से 30 मीटर वाले गहरे गड्ढे हैं, है ना, उनको खादर कहते हैं, क्योंकि चंबल नदी का उसके अंदर अवसाद मिलता है, तो उसे खादर कहते हैं। बेसिकली गड्ढे होते हैं चंबल नदी के अंतर्गत। तो यहाँ से जो है इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और एग्जाम में इन क्वेश्चंस में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूर्वी मैदानी प्रदेश अगर हम बात करें तो शायद सबसे आसान है इन चारों भौतिक प्रदेशों में। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इनको जरूर से लाइक करें। अगर आप इनको रिवीजन के पर्पस से देख रहे हैं तो इसको स्पीड बढ़ा के देखें, 1.5x 2x ऐसे स्पीड पर देख लें, जिससे आपका समय बच जाएगा। इसके अलावा आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के रखें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपनी फीडबैक और सजेशंस हमें जरूर से दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।